स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, कार टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। 2. इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। 3. कार टी थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफायती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार टी सेल थेरेपी, इसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। अतः कथन 1 सही है। इसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर है, जबकि लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर है। कार टी थेरेपी के गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम तथा न्यूरोलॉजिकल लक्षण शामिल हैं। बता दें कि कार टी थेरेपी के तहत इलाज काफी महंगा होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, स्वाति पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में विकसित इस प्रकार का पहला व्यापक इंटरैक्टिव डेटाबेस है। 2. इसका लक्ष्य एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं एवं लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वाति पोर्टल, यह भारत में विकसित इस प्रकार का पहला व्यापक इंटरैक्टिव डेटाबेस है। इसका विकास, मेजबानी और रखरखाव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यानी NIPGR नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। इसका लक्ष्य एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं एवं लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य पत्नी अथवा महिला लिव इन पार्टनर को पति, पुरुष लिव इन पार्टनर अथवा उसके नातेदारों द्वारा किए जाने वाले हिंसा से बचाना है। 2. अपराधी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने वाली महिला ही शिकायत दर्ज कर सकती है। 3. एक बच्चा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत प्राप्त कर सकता है तथा बच्चे की मां उसकी ओर से आवेदन कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसका उद्देश्य पत्नी अथवा महिला लिव इन पार्टनर को पति, पुरुष लिव इन पार्टनर अथवा उसके नातेदारों द्वारा किए जाने वाले हिंसा से बचाना है। अतः कथन 1 सही है। कोई भी महिला अथवा महिला की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। एक बच्चा DV अधिनियम के तहत सहायता प्राप्त कर सकता है तथा बच्चे की मां उसकी ओर से आवेदन कर सकती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सुपारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके लिए प्रचुर एवं सुवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। 2. यह भारत की मूल फसल है। 3. भारत सुपारी के वैश्विक उत्पादन में अग्रणी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुपारी को प्रचुर मात्रा में और अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः कथन 1 सही है। यह भारत की मूल फसल नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। एरेका कैटेचू मूल रूप से मलेशियाई प्रायद्वीप में पाई जाती है, लेकिन इसके उपयोग के परिणाम स्वरूप पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी प्राकृतिक खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत सुपारी का अग्रणी उत्पादक है। वैश्विक तौर पर इसका हिस्सा उत्पादन के मामले में 50% और सुपारी उत्पादक क्षेत्र के मामले में 43% है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। 1. कुकी मणिपुर,
2. हखाद म्यांमार। 3. भील मिजोरम। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुकी लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में एक जनजातीय समूह है, अतः युग्म 1 सुमेलित है। हखा चीन, जिसे हखा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी म्यांमार के चिन राज्य का मूल निवासी एक जनजातीय समूह है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी और सबसे व्यापक रूप से वितरित जनजातियों में से एक है। वे मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में पाए जाते हैं, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बैंक रन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब कई ग्राहकों का बैंक पर से भविष्य के किसी जोखिम के कारण विश्वास समाप्त हो जाता है और वे एक साथ अपनी जमा राशि वापस ले लेते हैं तो इसे बैंक रन कहा जाता है। 2. भारत में बैंक रन की घटना को कम करने के लिए वर्ष 1933 में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी FDIC की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बैंक रन, जब कई ग्राहकों का बैंक पर से भविष्य के किसी जोखिम के कारण विश्वास समाप्त हो जाता है और वे एक साथ अपनी जमा राशि वापस ले लेते हैं तो इसे बैंक रन कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। अधिक लोगों द्वारा अपना पैसा निकालने से बैंक के विफल होने की अधिक संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपनी धनराशि का और अधिक आहरण करते हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी FDIC की स्थापना वर्ष 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक रन की घटनाओं को कम करने के प्रयास के लिए की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में किसी बैंक के लाइसेंस के रद्द होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को उसके मूलधन और ब्याज दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कैनाइन पार्वोवायरस के कारण होता है। 2. इसकी पहचान सबसे पहले 2007 में अफ्रीका के क्यासानूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। 3. भारत में फिलहाल इस वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD यह एक जूनोटिक बीमारी है तथा यह सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज कहा जाता है। यह क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस यानी KFDV के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को प्रभावित करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन के एक बीमार बंदर में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 400 से 500 व्यक्तियों के इससे संक्रमित होने के मामले दर्ज किए जाते रहे हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। KFDV की रोकथाम के लिए एक टीका फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन मौजूद है और इसका उपयोग भारत के स्थानिक क्षेत्रों में किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वायुमंडलीय नदियां आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प पहुंचाती है। 2. पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण का कारण बनता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वायुमंडलीय नदी, वायुमंडलीय नदियां आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प पहुंचाती है, अतः कथन 1 सही है। वायुमंडलीय नदियां अक्सर MT यानी समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान से जुड़ी होती हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण का कारण बनता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हवाई द्वीप के समीप उष्णकटिबंधीय जल से आर्द्रता प्राप्त करने के कारण इन तूफानों को यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास सदा तंसीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और संयुक्त अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
2. इसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसी यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अतः कथन 1 सही है। इस अभ्यास की प्रमुख गतिविधियों में सचल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना, घेरा डालना और खोज अभियान, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग, स्थिलरिंग तथा स्नाइपर फायरिंग शामिल है। यह अभ्यास साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. HAPS एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित UAV है। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल में बना रह सकता है। 2. HAPS क्षोभ मंडल में वाणिज्यिक हवाई जहाजों की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर संचालित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS यह एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित UAV है। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल में बना रह सकता है, अतः कथन 1 सही है। HAPS को निरंतर अनुवीक्षण, संचार और विशेषज्ञ विज्ञान मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। HAPS प्रौद्योगिकी वर्तमान में विकास चरण में है और भारत द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जो इसे उन देशों में शामिल करती है जो वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। HAPS समताप मंडल में संचालित होता है और 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी अवस्थिति बना सकता है, जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों की ऊंचाई से लगभग 2 गुना है। इस ऊंचाई पर संचालन करने की यह क्षमता उन्हें उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ए. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, सी. पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया या डी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।